हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे और इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ये इतिहास विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएं जो होती हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। और अभी मैं आप लोगों को इतिहास विषय के जो प्रश्नों का प्रैक्टिस करा रहा हूँ उनमें देखिए हम लोगों ने प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिन जिन टॉपिक से रिलेटेड मैंने उसको आप लोगों को अध्ययन कराया। उसके बाद हम लोगों ने देखिए मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस करना शुरू किया था और उसमें भी हम लोगों ने मुगलों तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको प्रैक्टिस कर लिया। अब देखिए अब के मध्यकालीन भारत से कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे विजयनगर, बहमनी, मराठा, उसके बाद फिर राजपूतों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग 3-4 क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बाद आपका देखिए मध्यकालीन भारत का भी जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा मेरे तरफ से। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और मध्यकालीन भारत के ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। आपकी देखिए ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की 11वीं क्लास है और संपूर्ण रूप से देखा जाए तो आपकी ये जो प्रैक्टिस सेट की इतिहास की क्लास है ये 26वीं क्लास है। यानी अभी तक हम लोगों ने 25 क्लासेस में इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस किया है और बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ किया है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और उसी तरीके से पहले की तरह ही प्रश्नों को जो है सॉल्व किया जाए, उनको व्याख्या के साथ। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित आपकी 11वीं क्लास है। और इस 11वीं क्लास में हम लोग को देखिए किस किस से प्रश्नों को देखना है, बहमनी, विजयनगर और मराठा साम्राज्य से। तो ये इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपकी देखिए क्या है, पहली क्लास है। यानी एक क्लास में और हम लोग इसके संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को शुरू किया जाए। देखिए आज की क्लास की आपके पहले प्रश्न का देखिए क्या पूछा जा रहा है इसमें कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। यानी बहमनी साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी तो उस समय दिल्ली का जो है सम्राट या सुल्तान कौन था। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा दिया है गयासुद्दीन तुगलक और चौथा दिया सिकंदर लोदी। तो बहमनी साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी तो उस समय देखिए जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, सिकंदर लोदी नहीं था, गयासुद्दीन तुगलक नहीं था, फिरोज शाह तुगलक नहीं था, बल्कि कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या होगा, बी। व्याख्या क्या होगा कि जब 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई तब दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। इनके दक्कन नीतियों से असंतोष के कारण ही विद्रोह हुआ था। यानी इनकी जो दक्षिण भारत की नीतियां थी इसके वजह से असंतोष फैला और उसी असंतोष के वजह से क्या हुआ, विद्रोह हुआ और एक नए साम्राज्य की स्थापना की। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का फिरोज कहा जाता है। यानी दक्कन के फिरोज के नाम से कौन सा शासक जो है पुकारा जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया फिरोज शाह बहमनी, दूसरा दिया अहमद शाह प्रथम, तीसरा दिया हुमायूं शाह, चौथा दिया मोहम्मद शाह तृतीय। तो बहमनी साम्राज्य के जिस शासक को दक्कन का फिरोज कहा जाता है देखिए वो मोहम्मद शाह तृतीय नहीं है, हुमायूं शाह नहीं है, अहमद शाह प्रथम नहीं, बल्कि क्या है, फिरोज शाह बहमनी। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि फिरोज शाह बहमनी जो है 1397 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक क्या था, फिरोज के नाम से जाना जाता था। तो दक्कन का फिरोज इसी को कहा जाता था क्योंकि यह देखिए कला में, संगीत में और विद्या के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसका संरक्षक माना जाता था। इसने अपने देखिए साम्राज्य का जो विस्तार था वो कश्मीर तक किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापत्य कला पर किस शैली का प्रभाव था। तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापत्य कला थी उस पर देखिए मुगल शैली, फारसी इस्लामी शैली, द्रविड़ शैली और अफगानी शैली में से किसका प्रभाव था। तो देखिए किसका प्रभाव था, अफगानी शैली का नहीं, द्रविड़ शैली का नहीं, मुगल शैली का नहीं, बल्कि फारसी और इस्लामी शैली का प्रभाव था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी।
देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि बहमनी स्थापत्य पर ईरानी स्थापत्य का गहरा प्रभाव था। इनके मकबरों और मस्जिदों में गुंबद, मेहराब और सजावट की फारसी शैली काफी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बहमनी साम्राज्य में तराफ क्या था, यानी तराफ किस लिए इस्तेमाल किया जाता था इस शब्द को। तो पहला ऑप्शन दिया भूमि का एक विभाग, दूसरा दिया कर का एक प्रकार, तीसरा दिया सैनिक पद और चौथा दिया धार्मिक अधिकारी। तो बहमनी साम्राज्य में जो तराफ होता था वो धार्मिक अधिकारी नहीं, सैनिक पद नहीं, कर का प्रकार नहीं, भले भूमि का एक विभाग हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है ए। व्याख्या क्या होगा कि बहमनी साम्राज्य को तराफों यानी प्रांतों में बांटा गया था, जिनके प्रमुखों को क्या कहा जाता, तरफदार कहा जाता था। ये लोग क्या करते थे, प्रशासन और सेना दोनों के लिए उत्तरदायी हुआ करते। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद बीजापुर पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ, यानी बहमनी साम्राज्य का जब पतन हो गया तो बीजापुर पर किसने शासन किया। तो पहला दिया है आदिल शाही वंश, दूसरा दिया कुतुब शाही वंश, तीसरा दिया निजाम शाही वंश और चौथा दिया है इमरान शाही वंश। तो बीजापुर का जब शासन बदला था तो उस पर देखिए बहमनी के बाद कौन से लोग आए थे, इमरान शाही नहीं, निजाम शाही नहीं, कुतुब शाही नहीं, बल्कि आदिल शाही वंश। यानी इसके बाद इस पर आदिल शाही वंश ने शासन किया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका ए। देखिए आंसर क्या है ए। व्याख्या क्या होगा कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बीजापुर पर आदिल शाही वंश ने शासन किया, जिसने दक्षिण भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न क्या दिया है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन था, यानी विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था। तो पहला दिया नागपट्टनम, दूसरा दिया होनावर, तीसरा दिया मसूलीपट्टनम और चौथा दिया है मोती नगरा। तो देखिए विजय साम्राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, देखिए मोती नगरा नहीं, मसूलीपट्टनम नहीं, नागपट्टनम नहीं, बल्कि क्या था, होनावर था। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि विजयनगर साम्राज्य का जो प्रमुख समुद्री बंदरगाह था वो होनावर था, जहां से मसालों, घोड़ों और रेशम का व्यापार किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासन काल में विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक आया था, यानी अब्दुल रज्जाक जो है किस विजयनगर शासक के शासन काल में आया था। पहला दिया देखिए देवराय द्वितीय, दूसरा दिया कृष्णदेव राय, तीसरा दिया बुक्का राय और चौथा दिया सदाशिव राय। तो अब्दुल रज्जाक जो देखिए सदाशिव राय के काल में नहीं, बुक्का राय के नहीं, कृष्णदेव राय के नहीं, बल्कि देवराय द्वितीय के काल में आया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है ए। व्याख्या क्या होगा कि अब्दुल रज्जाक जो है 1443 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासन काल में फारस से भारत आया था। इसने विजयनगर की समृद्धि और वैभव का वर्णन जो है किया है अपनी रचनाओं में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, विजयनगर साम्राज्य में अमात्य जो है किस पद को कहा जाता था, यानी किस पद वाले व्यक्ति को अमात्य कहा जाता था। तो पहला देखिए दिया प्रधानमंत्री, दूसरा दिया वित्त मंत्री, तीसरा दिया सेनापति, चौथा दिया न्यायाधीश। तो विजयनगर साम्राज्य में जिसे अमात्य कहा जाता था, देखिए वो न्यायाधीश नहीं, सेनापति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि कौन था, वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था, अमात्य। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि अमात्य जो है विजयनगर साम्राज्य में वित्त मंत्री था, जो राज्य की आय व्यय और कर संग्रह का नियंत्रण किया करता था। ठीक, अगला प्रश्न क्या दिया, देखिए तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर की राजधानी कौन सी थी, यानी तालीकोटा का जब युद्ध हुआ था उसके बाद विजयनगर की राजधानी कौन सी थी। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया पेनुकोंडा, दूसरा दिया चंद्रगिरी, तीसरा दिया वेल्लोर और चौथा दिया है तिरुपति। तो तालीकोटा के बाद देखिए विजयनगर की राजधानी तिरुपति नहीं, वेल्लोर नहीं, चंद्रगिरी, बल्कि पेनुकोंडा। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि 1565 ईस्वी के तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर की राजधानी हम्पी से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई, पेनुकोंडा स्थानांतरित। अगला प्रश्न देखिए, कृष्णदेव राय के शासन काल में कौन सा प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री भारत आया था, यानी
जब विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेव राय था तो उस समय कौन सा पुर्तगाली यात्री भारत आया था? तो पहला देखिए दिया निकोलो कॉन्टी, दूसरा दिया है डोमिंगो पायस, तीसरा दिया अब्दुल रज्जाक, चौथा दिया बारबोसा। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो पुर्तगाली यात्री आया था, देखिए वो बारबोसा नहीं था, अब्दुल रज्जाक नहीं था, निकोलो कॉन्टी नहीं था, बल्कि कौन था? डोमिंगो पायस। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि डोमिंगो पायस जो है पुर्तगाली यात्री था जिसने कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था और भव्यता का विवरण किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि चौथ और सरदेश मुखी करों को किसने नियमित किया? यानी चौथ और सरदेश मुखी जो कर थे वो किसके द्वारा रेगुलर कर दिए गए, नियमित कर दिए गए? तो पहला ऑप्शन दिया है शिवाजी, दूसरा दिया बाजीराव प्रथम, तीसरा दिया बालाजी विश्वनाथ और चौथा दिया साहू। तो चौथ और सरदेश मुखी को देखिए जिसने रेगुलर किया था वो देखिए शिवाजी नहीं थे, बाजीराव प्रथम नहीं थे, शाहू नहीं थे, बल्कि बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा? सी। देखिए आंसर सी है। व्याख्या क्या होगा कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने चौथ और सरदेश मुखी को विधिवत नियमित कर दिया जिससे मराठों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मराठा महासंघ में कुल कितने प्रमुख राज्य शामिल थे? तो पहला ऑप्शन दिया है देखिए 4, दूसरा दिया है 5, तीसरा दिया है 6, चौथा दिया है 7। तो मराठा महासंघ में जो कुल राज्य थे देखिए वो 7 नहीं थे, 6 नहीं थे, 4 नहीं थे, बल्कि कितने थे? 5 थे। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि मराठा महासंघ में 5 प्रमुख घराने थे जिसमें देखिए पेशवा पूना में, भोसले नागपुर में, होलकर इंदौर में, शिंदे ग्वालियर में और गायकवाड़ बड़ौदा में। तो इस तरीके से 5 प्रमुख घराने थे मराठों। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है हिंदू पद पातशाही का नारा किसने दिया? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए शिवाजी, दूसरा दिया बाजीराव प्रथम, तीसरा दिया बालाजी विश्वनाथ, चौथा दिया संभाजी। तो हिंदू पद पातशाही का जो नारा दिया गया था देखिए संभाजी के द्वारा नहीं, बालाजी विश्वनाथ के द्वारा नहीं, शिवाजी के द्वारा नहीं, बल्कि बाजीराव प्रथम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही का नारा देकर संपूर्ण भारत में मराठा प्रभुत्व स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया कि तीसरे पानीपत युद्ध के समय पेशवा कौन था? यानी जब तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था तो उस समय पेशवा कौन था? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया माधवराव प्रथम, दूसरा दिया बाजीराव द्वितीय, तीसरा दिया बालाजी बाजीराव नाना साहब और चौथा दिया रघुनाथ राव। तो तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था उस समय देखिए जो पेशवा था वो रघुनाथ राव नहीं थे, माधवराव प्रथम नहीं, बाजीराव द्वितीय नहीं, बल्कि बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि तीसरे पानीपत का युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ था उस समय जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव थे। इस युद्ध में देखिए मराठों की भारी हार से पेशवा की सत्ता कमजोर हो गई, यानी इसमें मराठों की हार हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए दिया है मराठा अंग्रेज संधि सालबाई संधि कब हुई थी? यानी मराठों और अंग्रेजों के बीच में जो सालबाई की संधि हुई थी कब हुई थी? तो पहला दिया 1761, दूसरा दिया 1775, तीसरा दिया 1782, चौथा दिया 1790। तो मराठों और अंग्रेजों के बीच में जो सालबाई की संधि हुई थी देखिए वो 1761 में नहीं, 1775 में नहीं, 1790 में नहीं, बल्कि कब हुई थी? 1782 में। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि 1782 ईस्वी में पहली अंग्रेज मराठा युद्ध के अंत में देखिए क्या हुई? सालबाई की संधि हुई। इससे दोनों पक्षों के बीच कुछ समय के लिए शांति स्थापित हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है शिवाजी ने अफजल खां को कहां पर पराजित किया था? यानी शिवाजी के द्वारा अफजल खां नामक जो व्यक्ति था वो कब पराजित हुआ, कहां पे हुआ? तो पहला देखिए रायगढ़, दूसरा दिया प्रतापगढ़, तीसरा दिया सिंहगढ़, चौथा दिया तोरना। तो शिवाजी के द्वारा देखिए अफजल खां को देखिए तोरना में नहीं, सिंहगढ़ में नहीं, रायगढ़ में नहीं, बल्कि कहां पर पराजित किया गया? प्रतापगढ़ में। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हुआ क्या था कि अफजल खान ने देखिए शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया था
और उसने गले लगाते समय धोखे से उनके ऊपर वार किया। फिर बाद में शिवाजी ने क्या पहन के रखा था? कवच पहन के रखा था। वो जानते थे कि ये मेरे साथ धोखा कर सकता है, इसीलिए वो कवच पहन के गए थे और अपने हाथों में जो है बाघ का नख पहन के रखा था, नाखून। और फिर जब उसने हमला किया तो इन्होंने पीछे से उसकी पीठ में उसको भोंक दिया, जिसकी वजह से उसका पेट फट गया। ठीक, तो आंसर देखिए क्या होगा आपका, आंसर नंबर बी। व्याख्या क्या होगा कि 1659 ईस्वी में बीजापुर के सेनापति अफजल खां को शिवाजी ने प्रतापगढ़ दुर्ग पर धोखे से मारा और निर्णायक विजय प्राप्त की। उसने उनके साथ धोखा किया तो इन्होंने भी उसको मार दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, शिवाजी के द्वारा राज्य व्यवहार कोष किस उद्देश्य से तैयार किया गया था? यानी राज्य व्यवहार नामक जो कोष था, खजाना था, वो किस उद्देश्य से? पहला देखिए दिया कर प्रणाली सुधार हेतु, दूसरा दिया प्रशासनिक शब्दावली के लिए, तीसरा दिया सैनिक प्रशिक्षण के लिए, चौथा दिया धार्मिक शिक्षा हेतु। तो इस प्रकार का जो राज्य व्यवहार कोष है देखिए वो धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं, सैनिक प्रशिक्षण के लिए, कर प्रणाली में सुधार के लिए, बल्कि प्रशासनिक शब्दावली के लिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि राज्य व्यवहार कोष मराठी भाषा में प्रशासनिक शब्दावली का ग्रंथ था, जिससे दरबारी भाषा में फारसी शब्दों के स्थान पर मराठी शब्दों का प्रयोग बढ़ गया। अगला देखिए दिया, शिवाजी ने बीजापुर से कौन सा किला सबसे पहले जीता था? तो बीजापुर से इन्होंने सबसे पहले जो किला जीता था वो कौन सा जीता था? देखिए पुरंदर, सिंहगढ़, रायगढ़ की तोरना। तो इन्होंने जो सबसे पहले किला जीता था देखिए वो पुरंदर नहीं था, सिंहगढ़ नहीं था, रायगढ़ नहीं, बल्कि कौन सा था? तोरना था। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि शिवाजी ने 1646 ईस्वी में बीजापुर से तोरना किला जीता, जो उनकी पहली विजय थी। इसके बाद उन्होंने देखिए अनेक दुर्गों पर अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, शिवाजी ने अपने शासन में किस प्रकार की सेना रखी थी? यानी शिवाजी के शासनकाल में किस प्रकार की सेना थी? तो पहला देखिए दिया केवल अस्थाई, दूसरा दिया केवल अस्थाई, तीसरा दिया अस्थाई और अस्थाई दोनों, और चौथा दिया केवल घुड़सवार सेना। तो शिवाजी ने देखिए अपने शासनकाल में जिस प्रकार की सेना रखी, देखिए केवल घुड़सवार सेना नहीं, केवल अस्थाई सेना नहीं, केवल अस्थाई सेना नहीं, बल्कि अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार की सेना रखी थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि शिवाजी ने एक नियमित अस्थाई सेना रखी थी, लेकिन युद्ध काल में अस्थाई सैनिक भी भर्ती किए जाते थे। उनकी सेना में देखिए अनुशासन और प्रशिक्षण का विशेष ध्यान रखा जाता था। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शिवाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य का शासक कौन बना? यानी शिवाजी जब मृत्यु हो गई इनकी तो उसके बाद शासक कौन बना? तो पहला देखिए दिया साहू, दूसरा दिया संभाजी, तीसरा दिया राजा राम, चौथा दिया ताराबाई। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद जो मराठा साम्राज्य का शासक बना था, ताराबाई नहीं, राजा राम नहीं, साहू नहीं, बल्कि संभाजी। यानी इनके पुत्र जो संभाजी थे वही जो है मराठा साम्राज्य के शासक बने। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी जो है सिंहासन पर बैठे। उन्होंने देखिए 1689 ईस्वी तक मुगलों से वीरतापूर्वक संघर्ष किया। यानी जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये 9 साल तक शासन किए थे। ठीक, शिवाजी की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 1680 रायगढ़, 1674 पुणे, 1685 प्रतापगढ़, 1690 कोल्हापुर। तो शिवाजी की मृत्यु देखिए 1690 कोल्हापुर में नहीं, 1685 प्रतापगढ़ नहीं, 1674 पुणे, बल्कि 1680 में रायगढ़ में हुई थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि 3 अप्रैल 1600 ईस्वी को रायगढ़ किले पर शिवाजी का देहांत हो गया। इसके बाद उनके पुत्र संभाजी ने शासन संभाला। देखिए शिवाजी जो है 1680 में जो है मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान क्या थे? यानी अष्ट प्रधान जो था वो शिवाजी के प्रशासन में क्या कहा जाता था? तो पहला दिया 8 मंत्री, दूसरा दिया 8 सैन्य दल, तीसरा दिया 8 प्रांत और चौथा दिया 8 दुर्ग। तो शिवाजी के प्रशासन में जो अष्ट प्रधान होते थे देखिए वो 8 दुर्ग नहीं थे, 8 प्रांत नहीं थे, 8 सैन्य दल नहीं थे, बल्कि 8 मंत्रियों को कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए।
देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि शिवाजी के प्रशासन में जो 8 प्रमुख मंत्री थे उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इनमें देखिए पेशवा, मंत्री, सचिव, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश, पंडित राव और मराजदार प्रमुख, यानी इस प्रकार से 9 लोग, 8 लोग जो थे वो प्रमुख मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी ने किस किले से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? यानी शिवाजी ने कौन से किले से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? तो पहला दिया है रायगढ़, दूसरा दिया प्रतापगढ़, तीसरा दिया तोरना, चौथा दिया सिंहगढ़। तो शिवाजी ने देखिए सबसे पहले जो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, देखिए वो सिंहगढ़ से नहीं, रायगढ़ से नहीं, प्रतापगढ़ से नहीं, बल्कि कहाँ से किया था? तोरना के किले से। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि 1646 ईस्वी में शिवाजी ने तोरना का किला जीतकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यह उनका देखिए प्रथम विजय किला था और इसे इन्होंने प्रचंडगढ़ के नाम से नया नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी और औरंगजेब के बीच कौन सी प्रसिद्ध घटना घटी थी? पहला ऑप्शन देखिए दिया पुरंदर की संधि, दूसरा दिया आगरा की घटना, तीसरा दिया रायगढ़ की लड़ाई और चौथा दिया प्रहलादपुर का युद्ध। तो शिवाजी औरंगजेब के बीच जो प्रसिद्ध घटना थी, देखिए वो प्रहलादपुर का युद्ध नहीं था, रायगढ़ की लड़ाई नहीं थी, पुरंदर की संधि नहीं थी, बल्कि क्या थी? आगरा की घटना थी। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। देखिए औरंगजेब ने इनको बुलाया था मिलने के लिए, लेकिन उसने क्या किया? इनको कैद करवा दिया धोखे से। बाद में इन्होंने भी उन लोगों को चकमा देकर वहां से भाग निकलने में सफलता हासिल की। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि 1666 ईस्वी में शिवाजी और औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे, पर उन्हें बंदी बना लिया गया। बाद में उन्होंने देखिए चतुराई से वहां से भागने में सफलता पाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, शिवाजी की नौसेना का प्रमुख कौन था? यानी उनकी जो नेवी थी उसका हेड कौन था? तो पहला ऑप्शन देखिए तानाजी मालुसरे, दूसरा दिया कान्होजी आंग्रे, तीसरा दिया दत्ताजी शिंदे और चौथा दिया मायाजी भोसले। तो शिवाजी की नौसेना का जो प्रमुख था वो देखिए मायाजी भोसले नहीं, दत्ताजी शिंदे नहीं, तानाजी मालसुरे नहीं, बल्कि कान्होजी आंग्रे था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि कान्होजी आंग्रे को शिवाजी की नौसेना का जनक माना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तट पर अंग्रेजों और पुर्तगालियों को समुद्र से रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन क्या दिया? देखिए शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया समर्थ रामदास, दूसरा दिया एकनाथ, तीसरा दिया तुकाराम, चौथा दिया नामदेव। तो शिवाजी का जो आध्यात्मिक गुरु था व्यक्ति वो कौन था? देखिए नामदेव नहीं, तुकाराम नहीं, एकनाथ नहीं, बल्कि समर्थ रामदास। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि समर्थ रामदास जो है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने शिवाजी को राम राज्य के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो शिवाजी ने देखिए अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? पहला दिया रायगढ़, दूसरा दिया पुणे, तीसरा दिया प्रतापगढ़, चौथा दिया सिंहगढ़। तो शिवाजी ने देखिए अपनी राजधानी जो स्थापित की थी वो सिंहगढ़ में नहीं, प्रतापगढ़ में नहीं, पुणे में नहीं, बल्कि कहाँ पर किया था? रायगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि रायगढ़ दुर्ग को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया, यही उनका राज्याभिषेक भी हुआ था। रायगढ़ जो है रणनीतिक रूप से सुरक्षित और दुर्गम स्थान पर स्थित था। अगला क्वेश्चन क्या दिया? देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक देखिए यहाँ दिया 1659, 1664, 1674, 1678। तो शिवाजी का राज्याभिषेक देखिए 1678 में नहीं, 1664 में नहीं, 1659 में नहीं, बल्कि 1674 ईस्वी में होता। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। इन्हें देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि दी गई और उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन क्या दिया? देखिए शिवाजी की माता का नाम क्या था? यानी शिवाजी की जो माँ थी उनका नाम क्या था?
पहला ऑप्शन देखिए दिया जीजाबाई, दूसरा दिया तुलजाबाई, तीसरा दिया ताराबाई, चौथा दिया उमाबाई। तो शिवाजी के माता का नाम देखिए उमाबाई नहीं था, ताराबाई नहीं था, तुलजाबाई नहीं था, बल्कि क्या था, जीजाबाई। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि जीजाबाई एक धार्मिक, शिक्षित और वीर महिला थी जिन्होंने शिवाजी को धर्म, नीति और स्वराज की भावना सिखाई। वे शिवाजी के देखिए व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण रूप से प्रेरक थी। अब देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न यानी 30वां प्रश्न। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है कि शिवाजी का जन्म कब और कहां पर हुआ था, यानी शिवाजी ने कहां पर जन्म लिया था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया 1625 रायगढ़, दूसरा दिया 1630 ईस्वी शिवनेरी दुर्ग, तीसरा दिया 1635 सपरगांव और चौथा दिया 1640 ईस्वी सिंहगढ़। तो शिवाजी का जन्म देखिए 1640 ईस्वी सिंहगढ़ नहीं, 1635 ईस्वी सपरगांव नहीं, 1625 में रायगढ़ नहीं, बल्कि 1630 ईस्वी में शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि शिवाजी भोसले का जन्म जो है 19 फरवरी 1630 ईस्वी को पुणे के निकट शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी शाहजी भोसले जो है बीजापुर के सेना नायक थे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस किया और ये 30 प्रश्न जो है आपके विजयनगर से भी रिलेटेड थे, बहमनी से भी रिलेटेड थे और मराठों से भी रिलेटेड। इसी तरीके से 30 और प्रश्नों को हम लोग आगे की क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों को उसको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।